आज डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और इन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन द यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों 18th सेंचुरियन में जब केमिस्ट्री डेवलप कर रही थी, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स द्वारा नए नए रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे थे, देन कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए गए जिनके रिजल्ट्स को एज ए लॉ सर्टिफाइड किया गया, एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ये सारे लॉ केमिकल चेंजेस पर बेस्ड थे, होने वाले केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड थे। तो इसलिए इन्हें नॉमिनेट किया गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मीन्स रासायनिक संयोग के नियम। तो यहाँ हम लोग समझ पाएंगे कि कौन से लॉ हैं, और देन फिर वन बाई वन उन लॉ की कंडीशन एज अ रिजल्ट और एज अ डेफिनेशन विद एग्जाम्पल भी सीखेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज। बच्चों ये 5 लॉ हैं जिन्हें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सम्मिलित किया गया है। और ये लॉ है फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड सेकेंड वन इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, रेशियो बेस्ड है, कंपोजिशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स के लिए रेशियो को देख करके इस लॉ का निर्धारण करते हैं। एंड थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम है। फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। एंड फिफ्थ इज नोन एज गैसीय आयतन नियम या गैल्यूशक का गैसीय आयतन नियम, बिकॉज साइंटिस्ट गैल्यूशक द्वारा इसे दिया गया था। सो इट इज आल्सो कॉल्ड गैल्यूशक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गैसियस वॉल्यूम लॉ। तो ये 5 तो हैं बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। केमिकल रिएक्शन से इस लॉ को प्रूफ करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट लेंगे एज अ रिजल्ट और फाइंड आउट करेंगे इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सबसे पहले इसे फ्रांसीसियन साइंटिस्ट 1774 में लेवाइजीबर ने डराइव किया था। और ये बेस्ड था केमिकल इक्वेशन पर, सबस्टेंस के मॉलिक्यूलर मास पर। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने सीखा है कि एनर्जी मीन्स ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, कैन नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय। और जस्ट इसी तरह से ये लॉ प्रूफ करता है कि कितने फिजिकल या केमिकल चेंजेस कर लिए जाएं, यानी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर लिए जाएं, बट जो मैटर है, द्रव्य है, उसके मास में से किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, यानी उसमें परिवर्तन संभव नहीं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के द्वारा मैटर को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं।
यानी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसे ही मैं प्रूव करूंगा एक केमिकल रिएक्शन से, और ऐसे भी कह लूँ कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट हैं उन रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास बनने वाले प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, सेम होता है। जब ये कंडीशन अप्लाइड होती है तब भी वो प्रूफ होता है कि जो रिएक्टेंट थे उनका मास और बनने वाले प्रोडक्ट के मास सिमिलर हैं, जिससे ना तो यहाँ लॉस है और ना ही कोई इंक्रीजमेंट। तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। चलिए इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं एज ए डेफिनेशन, और फिर बढ़ते हैं एक केमिकल रिएक्शन एग्जांपल में और इसको प्रूव करते हैं। तो एज ए डेफिनेशन डिफाइन करें कि किसी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के उपरांत केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास और पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास सदैव इक्वल होता है, सेम होता है। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल सा फंडा है, इसको आप माइंड सेट कर ले, रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं। और मैंने डिस्कस किया कंडीशन को, बिकॉज कोई भी क्लाइमेटिक चेंज हो, वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उसमें से मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये तो है इस लॉ का एक्यूरेट लैंग्वेज या डेफिनेशन। So we define it as during any physical or chemical change in a chemical reaction, the total mass of products remains equal to the total mass of their reactant. And as a funda इसको explain करें, so we say that the total mass of reactant equals to the total mass of products। बस ये इस लॉ का एक फंडा है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी गिवन रिएक्शंस को प्रूव कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अभिकारक पदार्थों का जो द्रव्यमान है वो प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन का रिएक्शन है ये, और साल्टिफिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है या न्यूट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एसिड देन इट मेक्स साल्ट एंड रिड्यूस वाटर। तो बेस के रूप में यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लें NaOH और इसका रिएक्ट कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड साल्ट NaCl salt and reduced water molecule H2. It is an a chemical change here बच्चों। रिएक्शन में एक बेस है और एक एसिड है और मिलकर के साल्ट प्रोड्यूस करता है। अब हमें कैसे प्रूफ हो यहाँ ये रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ दोनों साइड का मास कैलकुलेट करना चाहिए। बिकॉज फंडा क्या था कि मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट के लिए सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड फॉर हाइड्रोजन 1। और जब इसको बच्चों टोटल करेंगे देन ये मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा आपको 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन के लिए 35.5। और जब इसका टोटल लेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपको मिलेगी 36.5
5 और इस तरह से ये एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास होगा HCl। अब बच्चों ये दोनों रिएक्टेंट के मैंने अलग अलग फाइंड आउट किए हैं और इनका जब टोटल करेंगे तो हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। एट लास्ट यहां से आपको टोटल करने पर मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 76.5 और ये मॉलिक्यूलर मास है आपका रिएक्टेंट। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ रिएक्शन का वन साइड। एंड सेकेंड साइड चूंकि प्रोडक्ट है, ये आपके रिएक्टेंट हैं जिन्हें अभिकारक कहते हैं और ये हैं आपके प्रोडक्ट्स जो आफ्टर रिएक्शन प्राप्त होंगे। कैलकुलेट करें इन प्रोडक्ट्स का मास। फॉर सोडियम क्लोराइड Na के लिए 23 एंड क्लोरीन के लिए होगा 35.5 और इसका टोटल करेंगे देन वैल्यू होगी 58.5। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होगा। प्लस वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन है और सिंगल का 1 है इसलिए 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और इस तरह से ये हो जाएगा 2 + 16 और = हो जाएगा 18। अब बच्चों ये दोनों साइड हमें मॉलिक्यूलर मास प्रोडक्ट्स के मिले। जब हम इनका टोटल करते हैं मीन्स 18 को 58.5 से एडिट करते हैं देन आपको आंसर मिलता है 76.5 और ये है आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स और मैच करते हैं बोथ आर सेम मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू the total mass of products and both values is 76.5. So this reaction is proof that it followed the condition of conservation of mass. तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो मॉलिक्यूलर मास हैं वो किसी रिएक्शंस में सिमिलर आते हैं और यही कंडीशन प्रूफ करती है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अर्थात पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3 सिंगल रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में और थर्मल इफेक्ट से अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है और कंपोनेंट्स में ब्रेक करके फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है CO2 को इन गैसियस स्टेट। दिस रिएक्शन इज अ चेंजमेंट, केमिकल चेंजमेंट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड स्टोन, कैल्शियम स्टोन टू कैल्शियम ऑक्साइड स्टोन मीन्स ड्राई लैंड। तो अब जरा इस थर्मल रिडक्शन से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर मास चेक करें और जो सिंगल रिएक्टेंट है इन द इफेक्ट ऑफ हीट अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम आते हैं? और अगर आ रहे हैं, इक्वल हैं, देन इट प्रूव दैट द कंडीशन ऑफ दिस लॉ। सो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट Ca का 40 प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस फॉर ऑक्सीजन 3 into 16 बिकॉज सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16 होगा और यहाँ पर 3 एटम की वजह से। और जरा इसको टोटल करें
then 40 plus 12 plus 48, और इस तरह से ये आपका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा इजेक्ट 100, और ये वैल्यू होगी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक पदार्थ का कुल द्रव्यमान। और अब आए सेकेंड साइड, मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी ड्राई लाइन का मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम के लिए 20, मॉलिक्यूलर मास रख रहे हैं यहाँ, जेड वैल्यू ना रख के ए रखेंगे 20, और प्लस ऑक्सीजन के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट सिंगल एटम के लिए होगा 60। तो एक तो ये वन साइड प्रोडक्ट हुआ, और प्लस सेकेंड साइड जाए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सो कार्बन का 12 एंड सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16, और एटम है यहाँ 2, सो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे दोनों के लिए इनके मासेस। तो अब देखिए बच्चों, जब यहाँ कैलकुलेट करोगे आप कैल्शियम ऑक्साइड का, तो ये मास मिलेगा 56 एक, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 प्लस 16 2 32, और इनका टोटल करेंगे देन 56 प्लस 44, और इस तरह से जब ये आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, देन एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको 100, और ये वैल्यू जो 100 मिल रही है ये किसके लिए है? तो ये वैल्यू है द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब दोनों का कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। यहां देख रहे हैं कि जो सिंगल रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, उसका मॉलिक्यूलर मास 100 है, जबकि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड या ड्राई लाइन और CO2, इनका भी मॉलिक्यूलर मास ऐड करने पर 100 आता है। सो इट प्रूव दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर मास से सेम होता है। इसी को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे लैंडोल्ड, उन्होंने H ट्यूब पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसी तरह का रिएक्शन क्रिएट करके प्रूफ किया था कि अगर कोई रिएक्टेंट अलग अलग आर्म में अलग अलग ट्यूब में लिए जाएं और फिर उनको मिक्स किया जाए वन अनदर, तो वे केमिकल रिएक्ट करते हैं और फिजिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस में इन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस वे रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब उनका मॉलिक्यूलर मास चेक करते हैं तो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर मास के सेम आता है। तो ये H ट्यूब पर किया गया एक्सपेरिमेंट था, और साइंटिस्ट लैंडोल्ट के नाम से इसे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सो इट प्रूव दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों, इस तरह से हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो दी है और बैलेंस्ड फॉर्म में है, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस्ड हैं, तो उन बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए, संतुलित समीकरणों के लिए जो भी फिजिकल या क्लाइमेटिक कंडीशंस में केमिकल चेंजेस के कारण प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हुए हैं, उन सब के लिए हम इस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। आपको कई सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड मिलेंगे। वहाँ रिएक्शन दी होगी और प्रूफ करने के लिए कहेगा कि क्या दी गई जो रिएक्शन है वो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करती है, आप पुष्टि कीजिए। मीन्स हाउ डू यू प्रूफ दैट दिस गिवन रिएक्शन फॉलोड द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप इजीली इनको दोनों साइड में सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं।